हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द सेशंस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और आज से हम हमारी इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे इंड AS 109 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में दोस्तों। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज है जिसकी शुरुआत हमने करी थी इंड AS 32 से, तो इंड AS 32 का जो हमारा जो प्राइमरी काम होता है वो तो सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ आपको बता दे कि इश्यूअर है तो उसके लिए वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, अगर इन्वेस्टर है तो वो उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वो चीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फिर नहीं है, राइट। और यदि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो वो किस कैटेगरी का है ना, कि वो लाइबिलिटी नेचर का है या इक्विटी नेचर का है या फिर वो कंपाउंड नेचर का है। ये सारा क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग इश्यूअर के लिए करते हैं, इन्वेस्टर के लिए ये क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं करते, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। तो यहां पर इंड AS 32 का काम जो था वो तो इतना ही था कि वो इनिशियल लेवल पे क्लासिफिकेशन के बारे में हम सबको बता दे। लेकिन अब जो इंड AS 109 है उसका अब अपना नेक्स्ट जॉब जो है वो क्या होने वाला है, वो ये है कि अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को पहचान लिया कि वो किस नेचर का है, तो अब आप उसको अकाउंट्स तक लेकर आओ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको जर्नलाइज करो, उसे रिकॉर्ड करो, उसे मेजर करो, राइट। तो ऐसी सारी बातें जो है वो इंड AS 109 जो है वो हमारे साथ में करने वाला है। तो इंड AS 109 का जो प्राइमरी टास्क है वो यही है कि वो आपको रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स के बारे में बताए, राइट। रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स के बारे में बताए। अब देखिए, रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन का मतलब यही है कि जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, उसमें जब हम एंटर होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस दिन जो ट्रांजैक्शन होगा वो रिकॉग्निशन का होगा। और जब हम उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिडीम करेंगे, राइट, अगर इश्यूअर है तो हमारे पास में कैश फ्लो जो है वो आउट होगा, और अगर हम लोग इन्वेस्टर हैं तो कैश फ्लो जो है वो आपका इनफ्लो होगा, है ना। तो बेसिकली पार्टी चाहे कोई भी हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग हम दोनों ही पार्टी के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे वो आपका इक्विटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, राइट। तो अकाउंटिंग तो हमें सारे नेचर के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सीखनी है, भले ही चाहे वो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, राइट। तो रिकॉग्निशन के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, डी रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। फिर बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो आपका इंड AS 109 में जो नेक्स्ट पार्ट जो बताया गया है। तो पहला पार्ट हुआ आपका रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन, दूसरा पार्ट हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज। सर ये क्लासिफिकेशन दोबारा कैसे आ गया? क्लासिफिकेशन वाला काम तो हम लोग इंड AS 32 में ऑलरेडी कर चुके हैं, इंड AS 32 में ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ना, ये क्लासिफिकेशन का मतलब है यहां पे कैटेगराइजेशन से। किससे? कैटेगराइजेशन। तो सर बात तो एक ही हो गई, कैटेगराइजेशन हो क्लासिफिकेशन हो, नहीं बात एक नहीं हुई है। यहां पे ये कैटेगराइजेशन जो हम करने वाले हैं ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड। सर ये मेजरमेंट मेथड्स क्या होते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये मेजरमेंट मेथड जो है वो क्या होते हैं। लेकिन इनिशियल क्लासिफिकेशन जो था ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी रिपीटिशन यहाँ पे नहीं होगी। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, फ्रेश कॉन्सेप्ट। और थर्ड जो है वो है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का कैसे करेंगे, और लास्ट पार्ट इसका जो है वो हेज अकाउंटिंग का है। तो वैसे तो दिखने में ये छोटा सा स्टैंडर्ड लग रहा होगा आपको कि 4 पार्ट में कवर है, हो जाएगा जल्दी से। मैं आपको बता देता हूं 4 पार्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी समय ना वेस्ट करते हुए आपको सीधा ले चलता हूं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और ये चैप्टर के लिए आप सब लोगों को अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, ICAI का स्टडी मटेरियल मॉड्यूल नंबर 3 और उसका यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 12.57 आपके पास में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। तो ये पर्टिकुलर पेज आपको ओपन करना है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग मेजरमेंट मेथड्स को समझने वाले हैं, है ना। मेजरमेंट मेथड्स को समझने वाले हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन को समझने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो होगी वहां पे अपने को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट है वो है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है सर? इंट्रोडक्शन का मतलब 109 क्या अकाउंटिंग कराएगा, यही तो बात होगी ना। हाँ बात तो यही है इंट्रोडक्शन में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं जनरली अगर आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो ज्यादा कुछ उसमें खास दिया हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है कि
लेट सपोज कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसको सबसे पहले अकाउंट्स में लाने के लिए पहला काम जो होता है, जिस दिन अपन उसको पहली बार जर्नल एंट्री के अंदर लेकर आएंगे, फर्स्ट टाइम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो उस समय जो अपन अकाउंटिंग करते हैं ना, उस चीज को हम कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन। सर ये इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है? देखिए, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब सीधा सा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उस चीज को हम कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा, उसके बाद में कोई चीज को हमने एक बार, पहली बार अकाउंट्स में हम उसको लेकर आ गए, उसकी एंट्री पास कर दी, तो बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो ये है कि जब जब हमारे रिपोर्टिंग पीरियड एंड होंगे, जब जब हमारे रिपोर्टिंग पीरियड एंड होंगे, जब जब हमारे रिपोर्टिंग पीरियड एंड होंगे, तब तब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर हमारा क्वार्टरली रिव्यू है, हम लोग एलआर के अंदर आते हैं, लिमिटेड रिव्यू हमारा होता है, तो हम 3 मंथ से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को सबमिट कराने पड़ते हैं, राइट। और एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो सभी लोग करते हैं, तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो चाहे वो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, जब भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो, है ना, हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे, हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे आपको क्या करना है, इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया है, उसको आपको करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली मेजर। उसको आपको करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली मेजर। सो सब्सिक्वेंटली आपको इसी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो सब्सिक्वेंटली आप इन्हीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करेंगे, और ये जो मेजरमेंट आप करने वाले हैं ना दोस्तों, ये जो मेजरमेंट आप करने वाले हैं, यही मेजरमेंट जो है, इसी मेजरमेंट के लिए हमारे पास में अलग अलग प्रकार के मेथड्स अवेलेबल है ना। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल है। क्या है ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हमारे पास में कौन कौन से मेथड हैं सर? तो मैं आपको बता देता हूं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास में पहला मेथड है जिसका नाम है ACM, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। दूसरा मेथड है जिसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, राइट। और तीसरा मेथड है FVOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये हमारे 3 मेथड हो जाएंगे। कितने मेथड हो जाएंगे? 3 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के मेथड हो जाएंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेथड, और फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मेथड। अब ये मेथड क्या है, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें डायरेक्ट इस मेथड पे नहीं जाना है, इससे पहले हमें बहुत सारी चीज समझनी है। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो बता दिया सर आपने, व्हाट अबाउट इनिशियल रिकॉग्निशन? अच्छा बताइए, इनिशियल रिकॉग्निशन बिना किसी स्टैंडर्ड के नॉलेज के हम जब भी अकाउंटेंसी में, जब भी किसी भी चीज को पहली बार जर्नलाइज करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या एंट्री पास करनी होती है? जैसे सपोज करो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा, 10,000 रुपए का है, आपने उसको 12,000 में खरीद लिया, तो आप एंट्री क्या पास करते हो? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। कितने से? 12,000 से। अगर वही 10,000 की चीज आप 8 में खरीदते तो आप उसको 8 से एंट्री पास कर लेते, 8 से जर्नलाइज कर लेते। यानी हम ट्रेडिशनल जो अकाउंटिंग करते थे, हमारा जो प्रीवियस आई गैप था, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, नॉट इंड एज बेस्ड, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि अकाउंटिंग जो है वो इस प्रकार से करते थे कि कभी भी ट्रांजैक्शन के दिन हम लोग गेन लॉस कभी बुक नहीं करते थे। हम ट्रांजैक्शन के दिन कोई गेन लॉस बुक नहीं करते थे, हम ट्रांजैक्शन के दिन कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंटिंग जैसे हमारी चलती आती है ना, कि जब हमने लैंड बिल्डिंग खरीदा तो जितना पैसा दिया वही उसकी कॉस्ट है। यहां पे बात प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की नहीं कर रहे हैं अपने लोग, यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट्स से कि हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट खरीदा, है ना, हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करते थे?
कॉस्ट पे उसको अकाउंटिंग कराते थे अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता था। अगर AS13 हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड था, राइट। तो AS13 हमें क्या कहता था, अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको कॉस्ट पे कैरी कर दो और उसके लिए आप क्या बनाए, प्रोविजन बना दीजिए। आप उसके लिए प्रोविजन बना दीजिए यदि कोई परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ऑब्जर्व हो रही है तो, अदरवाइज कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपके किस पे चल रहा है, कॉस्ट पे चल रहा है। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट होता था तो हम क्या करते थे, करंट इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल बना के रखे थे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर बेसिस पे उसको हम सब्सिक्वेंटली मेजर करते थे। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे ही होता था। आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा पुराने अकाउंट्स में, प्रीवियस आई गैप में, जहां हम ट्रांजैक्शन के दिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई भी एग्जांपल आप लेके देख लीजिए, कहीं भी हमने ट्रांजैक्शन वाले दिन, इनिशियल रिकॉग्निशन वाले दिन उस चीज को कॉस्ट के अलावा कभी मेजर नहीं किया है। लेकिन यहां पे हमारा इंड AS 109 इसकी परमिशन हमें नहीं देता है कि आप उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करो, ठीक है ना। यहां पे इनिशियल रिकॉग्निशन जो है ना दोस्तों, वो इनिशियल जो रिकॉग्निशन होगा वो होगा एज पर इंड AS 109, ये होगा आपका एज पर इंड AS 109, और ये इंड AS हमें कहता है कि इट शुड बी नहीं, इनफैक्ट इट मस्ट बी एट फेयर वैल्यू। सो इनिशियल रिकॉग्निशन पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, फिर चाहे वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, इक्विटी हो, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, या इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल एसेट हो, किसी भी कैटेगरी का आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो अकाउंटिंग होगी ना दोस्तों, वो अकाउंटिंग होगी आपकी एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। तो ये अकाउंटिंग जो है वो होगी फेयर वैल्यू पे। सर पहले दिन से ही फेयर वैल्यू? हाँ, मैंने आपको कहा था IFRS के दो सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो हैं वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म और फेयर वैल्यू है ना। एक तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी झूठी अकाउंटिंग नहीं करनी है, जो दिख रहा कुछ और है और रियल में कुछ और है। तो जो रियलिटी है, जो सब्सटेंस है, हमें उसी को ही प्रेजेंट करना है अपने यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और दूसरी बात, हमें फेयर वैल्यू को कभी नजरअंदाज नहीं करना। तो इसका मतलब पहले दिन से आपकी अकाउंटिंग, इनिशियल रिकॉग्निशन जो है वो तो फेयर वैल्यू पे होगी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पहला बेसिक कोर प्रिंसिपल तो सीधा सीधा क्लियर हो गया है कि पहले दिन से ही फेयर वैल्यू पे आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जब आपने किसी चीज को एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया, आपने किसी भी चीज को एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया, तो बाद में उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ता, सब्सिक्वेंटली आपको उसे मेजर करना पड़ता है। तो ये जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है ना, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑब्वियसली इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद ही होगा, और इसके लिए हमारे पास में ये 3 मेथड है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल हुई अभी के लिए तो, कि भाई पहले दिन से हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं यहाँ पे, पहले दिन से हम जो यहाँ पे अकाउंटिंग करने वाले हैं, वो अकाउंटिंग जो है वो फेयर वैल्यू पे होगी। किस वैल्यू पे होगी? फेयर वैल्यू पे होगी ये अकाउंटिंग जो होगी आपकी, राइट। और सब्सिक्वेंटली हमारे पास में इस चीज को रीमेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड है, क्योंकि फेयर वैल्यू मान लो चेंज हो गई तो, है ना, और हम उसको सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करेंगे, रीमेजरमेंट कैसे होगा उस चीज का, तो उसके लिए हमारे पास में ये 3 मेथड है। अब ये जो स्टैंडर्ड है आपका, ये आपको कहता है, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो आपको कहता है कि ये जो 3 मेथड हैं, इन 3 मेथड में से आपको कौन सा वाला मेथड किस प्रकार की कैटेगरी के ऊपर लगाना है, तो इसकी जानकारी के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने पड़ेंगे। तो आज की हमारी इस पर्टिकुलर क्लास का जो टारगेट है वो ये है कि इन तीनों मेथड को समझना नहीं, बल्कि इन तीनों मेथड को लगाने के पहले, राइट, इन तीनों मेथड को लगाने के पहले वो कौन सी प्री रेक्विजिट्स है और वो कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये 3 मेथड में से पिकअप करने वाले हैं कि भाई ये मेथड आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाया जाएगा। Because we don't know about amortized cost, we don't know about OCI, we don't know about fair value through P&L, right? अभी हम इनके बारे में नहीं जानते, तो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, इनके बारे में भी जानेंगे। उसके पहले मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों
कि मेथड को सिलेक्ट करने के पहले आपको जो बात सीखनी है वो है कि एंटिटी का यहां पे जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस मॉडल क्या है, ये बिजनेस मॉडल क्या है और उसका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सर काफी नए नए नाम आ रहे हैं यहां पर कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस मॉडल। अब इन्हीं दोनों चीजों को ये लोग टेस्ट बना दिए है ना, कि पहले तो आप बिजनेस मॉडल को असेस करो, एंटिटी के बिजनेस मॉडल को आप असेस करिए, फिर आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो टेस्ट है उसे एग्जीक्यूट करिए। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स का टेस्ट जो है उसे आप एग्जीक्यूट करिए, देन फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है। राइट, तो अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे कि यहां पे देखो मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन है, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आपको कह देता है कि जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं उनको हम लोग इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू के ऊपर, सब्सिक्वेंटली ये सारे मेथड अपने लग जाएंगे। तो अब ये मेथड लगाने के लिए जब अपन बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल हमारा क्या होगा, तो बिजनेस मॉडल के लिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि सर इशूअर के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिकॉग्निशन मेजरमेंट का तरीका अलग है, इन्वेस्टर का रिकॉग्निशन मेजरमेंट का तरीका अलग होगा। तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं इन सारी चीजों को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इशूअर, राइट, सॉरी इशूअर नहीं, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सारी पर्टिकुलर चीजों को समझने वाले हैं। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इन चीजों को समझेंगे तो इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स है, राइट। इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स, करेक्ट। तो अब ये फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर हम कौन सा वाला मॉडल लगाएं, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाएं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल लगाएं, या फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई लगाएं। अभी तीनों के बारे में हम सब लोग नहीं जानते, अभी हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली जान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, हम डेफिनेटली जान जाएंगे। अभी नहीं जानते, लेकिन थोड़ी देर बाद में इन सब के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। लेकिन अब इन तीन मेथड को सिलेक्ट करने के पहले एक बार आप सब लोग डिस्कस करें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है अपना बिजनेस मॉडल। अब ये बिजनेस मॉडल होता क्या है, बिजनेस मॉडल का मतलब होता क्या है? देखिए, बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि आपके जो अल्टीमेट कैश फ्लोज हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आने वाले हैं, बिकॉज हम तो इन्वेस्टर हैं, और अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बात समझनी है तो इन्वेस्टर के कंपनी का, इन्वेस्टर जो एंटिटी है उस एंटरप्राइज का, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी का बिजनेस मॉडल जो है, वो बिजनेस मॉडल का मतलब हो गया कि आप उस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लो को कैसे कलेक्ट करते हैं। हाउ डू यू कलेक्ट द अल्टीमेट कैश फ्लोज फ्रॉम योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, दैट इज व्हाट योर बिजनेस मॉडल इज। अब यहां पर बिजनेस मॉडल को ये स्टैंडर्ड जो है वो कितने पार्ट में बांटता है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, यहां पे ये कहता है कि बिजनेस मॉडल जो है वो आपका 3 प्रकार से बांटा जाएगा। वैसे प्राइमरीली 2 प्रकार का ही होता है ये, लेकिन मैं इसको 3 कैटेगरी में स्प्लिट करता हूं। जैसे आपका इक्विटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी और कंपाउंड हो गया ना, वैसे ही बिजनेस मॉडल भी 2 ही प्रकार का है, लेकिन तीसरा जो उसका प्रकार है वो कंपाउंड टाइप का है। देखिए, पहला इसका फर्स्ट टाइप जो है बिजनेस मॉडल में, उसे हम कहते हैं होल्ड, राइट, उसको हम कहते हैं होल्ड। और दूसरा प्रकार का जो बिजनेस मॉडल है उस चीज को हम कहेंगे सेल वाला बिजनेस मॉडल। होल्ड हो गया, एक हो गया सेल, और जो लास्ट होगा वो होगा होल्ड एंड सेल, है ना। यहां पे हम लोग होल्ड भी करेंगे और सेल भी करेंगे। अब ये देखिए सर, ये होल्ड का मतलब क्या है, what do you mean by hold, right, what do you mean by sell, correct। और ये जो होल्ड और सेल है इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो होल्ड सेल और होल्ड और सेल जो बात
अपन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके बिजनेस मॉडल में अगर आपने मान लो कोई अपने बैलेंस शीट में कोई फाइनेंशियल एसेट्स रख के रखा है, तो आपके उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, मतलब क्या आप उससे कोई मतलब कहते हैं ना कि रेगुलर ट्रेडिंग, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से, मतलब फ्रीक्वेंट सेल और परचेज से कोई गेन लॉस नहीं कमाना चाहते क्या? क्या आप उसके रिडम्पशन प्राइस पे इंटरेस्टेड हो? जैसे सपोज करो, मैं आपको बात बताता हूं, मान लेते हैं कि अपने पास में, एक सेकंड ना, जैसे देखिए हमारे पास में बैलेंस शीट है ये, और बैलेंस शीट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। और क्या इन्वेस्टमेंट्स है देखिएगा, जैसे सपोज करो इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, हमने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, राइट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिबेंचर ही देख लीजिए आप, यहां पे मैं डिबेंचर लिख देता हूं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, यहाँ पे बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। तो लेट्स से कि चलो प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख लेते हैं। अब मान लो आपने यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रखा है, अब इसके अमाउंट क्या है उससे अपने को अभी कोई मतलब नहीं है, राइट। बस आपको सिर्फ इतनी बात यहां पे ध्यान रखनी है कि बिजनेस मॉडल को जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपने ये इक्विटी शेयर जो है वो क्यों खरीदे, आपने ये इक्विटी शेयर जो है वो क्यों खरीदे हैं, मतलब आप इन इक्विटी शेयर से क्या कमाना चाहते हो, इन रिटर्न में आप क्या कमाना चाहते हो, डिविडेंड कमा रहे हो या फिर आप इससे कैपिटल अप्रिशिएशन कमा रहे हो। देखिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का कभी रिडम्पशन नहीं होता, यानी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कोई मैच्योरिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कोई मैच्योरिटी नाम की चीज होती नहीं है। हाउएवर अगर अपन डिबेंचर्स की बात करें, डिबेंचर्स की अगर अपन बात करें, बॉन्ड्स की अगर अपन बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर अपन बात करें, करेक्ट, बॉन्ड्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, तो यहां पर इनकी जो है मैच्योरिटी होती है ना। डिबेंचर्स की भी मैच्योरिटी है एक, बॉन्ड्स की भी मैच्योरिटी है, प्रेफरेंस शेयर्स की भी मैच्योरिटी है, कि भाई ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं इनकी कोई रिडम्पशन डेट फिक्स होती है। जैसे डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल होते हैं क्योंकि ये तो आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का तो रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का भी आपको रिडम्पशन करना पड़ता है, बॉन्ड्स इक्विटी नेचर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स की अगर अपन बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स में दिक्कत है सर, भारत के लिए अगर अपन बात करें, बिकॉज वी आर इन इंडिया राइट नाउ, तो इंडिया में तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कभी भी इक्विटी क्लासिफाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनीज एक्ट इश्यू ही नहीं करने देता। तो ये सारे के सारे ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ना, इनकी एक रिडम्पशन डेट जो है वो फिक्स है ना, इनकी एक रिडम्पशन डेट जो है वो फिक्स है कि नहीं, इनकी एक मैच्योरिटी डेट आएगी, इनकी एक रिडम्पशन डेट आएगी, ठीक है। तो ऐसे में आपकी एंटिटी जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रख के बैठी है अपने बैलेंस शीट के अंदर, उस एंटिटी का इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अल्टीमेट कैश फ्लो को कलेक्ट करने का तरीका क्या है, मतलब किस प्रकार से वो उसको कलेक्ट करेगा, कि भाई वो इसे कलेक्ट करेगा कैसे, या तो रिडम्पशन के ऊपर जो भी कंपनी रीपेमेंट करेगा वैसे, या फिर बीच में ही बेच देंगे, है ना। तो यहां पर ये जो तीन प्रकार के आप ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हो ना, इसके अंदर आपके कौन कौन से बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किए जा सकते हैं। यहां पे देखो सर, हम लोग होल्ड वाला बिजनेस मॉडल भी लगा सकते हैं कि हम होल्ड करेंगे टिल रिडम्पशन डेट, हम होल्ड करेंगे टिल रिडम्पशन डेट, राइट। या फिर हम इलेक्ट कर सकते हैं यहां पे सेल करने के रिगार्डिंग भी, कि सेल कर देंगे हम इनको, है ना, बिफोर रिडम्पशन डेट, सेल कर देंगे बिफोर
रिडम्पशन डेट। दैट मीन्स कि हम लोग यहां पर इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिडम्पशन डेट आने के पहले भी बेच सकते हैं। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। दैट इज व्हाट वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग कि बिजनेस मॉडल हमारा है क्या, कि हम इनको होल्ड करना चाहते हैं या फिर हम इनको सेल करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो होल्ड कर सकते हैं हम इनको रिडम्पशन डेट तक, सेल कर सकते हैं हम इनको रिडम्पशन डेट तक, या फिर हमारे मन में कुछ और चल रहा है, सर हम चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, राइट। और साथ साथ में अगर हमारी इच्छा ना हुई होल्ड करने की तो हम उनको सेल भी कर देंगे, होल्ड एंड सेल। तो ये हो गया आपका एक प्रकार का हाइब्रिड नेचर का बिजनेस मॉडल। लेकिन मैं आपको बताऊं इक्विटी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मॉडल क्या होता होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस मॉडल की अगर अपन बात करें तो आप बताओ इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप कैसे कलेक्ट करते हो। मान लो आपने ही कहीं इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया तो आप कैसे उसे मतलब रिप्रेजेंट कराओगे बताओ। देखो सर इसमें होल्ड मॉडल तो लग नहीं पाएगा। इक्विटी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होल्ड मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। क्या रीजन है इसका, होल्ड मॉडल इसके ऊपर नहीं लग जाएगा? क्योंकि इनकी कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, रिडम्पशन डेट होती नहीं है, इसलिए इसके ऊपर होल्ड मॉडल जो है वो नहीं लगेगा। अच्छा फिर उसके बारे में बात करते हैं अपन, होल्ड और सेल लग सकता है क्या? होल्ड एंड सेल लग सकता है क्या? अगर होल्ड मॉडल नहीं लगेगा तो होल्ड एंड सेल लग सकता है क्या? हाँ होल्ड एंड सेल लग सकता है सर। देखिए होल्ड एंड सेल मेथड, ये वाला मेथड क्या लग सकता है क्या? हाँ लग सकता है। कुछ समय के लिए हम इसको होल्ड पे रख लेंगे और बाद में हमारे मन में अगर रहा तो हम इनको बेच देंगे, अदरवाइज हम इसको रखेंगे। लेकिन आप चाहे 50 साल तक भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखोगे ना तो उस चीज को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो होल्ड है, बिकॉज यहां पे होल्ड करने का मतलब होता है रिडम्पशन डेट तक होल्ड करके रखना। किस डेट तक होल्ड करके रखना? रिडम्पशन डेट। और इक्विटी नेचर के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिडम्पशन डेट कुछ होती ही नहीं है, तो होल्ड मॉडल तो नहीं होगा, होल्ड और सेल हो सकता है। और केवल सेल हो सकता है क्या सर? केवल और केवल सेल वाला बिजनेस मॉडल हो सकता है क्या इसके अंदर? हाँ केवल और केवल सेल वाला बिजनेस मॉडल भी इसके अंदर हो सकता है। सो दिस इज व्हाट योर बिजनेस मॉडल इज। ये आपके बिजनेस मॉडल होते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कैश फ्लो है उसे कैसे कलेक्ट करना पसंद करते हो, है ना। आप उसको होल्ड करना पसंद कर सकते हो या आप उसे सेल करना पसंद कर सकते हो, या फिर आप उसको होल्ड और सेल दोनों ही प्रकार के मॉडल पे रखना पसंद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है? बिजनेस मॉडल कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके बिजनेस मॉडल। अब यहां पर ये जो बिजनेस मॉडल की बात अपन करते हैं, ये बिजनेस मॉडल जो है दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल जो है ये सिर्फ इतना ही डिस्कशन नहीं है, अब इसके ऊपर टेक्निकल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होता है। अब बिजनेस मॉडल के ऊपर हमारा टेक्निकल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो लेट्स कम टू पेज नंबर 12.60 जहां पे इसके बारे में बताया गया है हमको कि कुछ की एलिमेंट्स हैं टू डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन। आप बिजनेस मॉडल के क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे परसीव करने वाले हैं, ऐसी चीजों के बारे में यहां पर हमारे पास में कुछ की एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। और ये क्या है इनके बारे में हम समझते हैं। पहला तो है कि आपके फैक्टर्स जो बिजनेस मॉडल को डिटरमाइन करते हैं, ये फैक्टर्स क्या हैं। देखिए ये कहता है कि एक एंटिटी का बिजनेस मॉडल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल एसेट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ओके, एंड नॉट मेयरली एन असर्शन। इसका मतलब हम लोग फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए बिजनेस मॉडल को फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये कोई असर्शन नहीं है कि बस कह दिया और सो हो गया, है कि नहीं। सो इट इज टिपिकली ऑब्जर्वेबल थ्रू द एक्टिविटीज दैट द एंटिटी अंडरटेक्स to achieve the objective of the business model, and an entity will need to use judgment when it assesses its business model for managing financial assets। इसका मतलब यहां पर आपको फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने जजमेंट को यूज लेना है और आपको देखना है, राइट। अगर आप ऑडिटर हैं कंपनी के तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रहा है ना। कंपनी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ में कर क्या रहा है, क्या कंपनी उसके अंदर फ्रीक्वेंट सेल परचेज कर रहा है, हाँ। और बाद में आपको ये कह रहा है कि नहीं हमारा तो बिजनेस मॉडल होल्ड वाला है। अरे होल्ड वाला कैसे हो सकता है? आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो फ्रीक्वेंटली
खरीदे बेचे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग इन दी करंट सिचुएशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। फिर कहता है दिस असेसमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय ए सिंगल फैक्टर, केवल एक अकेले सिंगल फैक्टर से नहीं डिटरमाइन किया जाएगा, और instead the entity must consider all the relevant evidence that is available, such relevant evidence includes but is not limited to। अब ये कुछ relevant evidences के बारे में हमको कुछ बातें बताई गई है, लेकिन ये कोई exhaustive list नहीं है ना। तो ये क्या बातें हैं जरा हम इनको समझते हैं। कहता है how the performance of business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel। अब जैसे कि मान लो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को आप कैसे रीमेजर करते हो और आप उस परफॉर्मेंस को किस प्रकार से मैनेजमेंट तक पहुंचाते हो। जैसे सपोज करो, आपको एक बात बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर कि आपके पास में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको उसको होल्ड करके रखना है टिल मैच्योरिटी डेट, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाजार में उसके प्राइस क्या चल रहे हैं। अरे बाजार में इसकी प्राइस गिर गई, बढ़ गई, आपको उस चीज से कंसर्न ही नहीं होगा कभी। लेकिन अगर आपको उस चीज से कंसर्न है ना, आप इस चीज को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो, मैनेजमेंट बार बार आपसे वर्किंग मांग रहा है, जरा देखो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्या चल रहा है, राइट, हम डेट इंस्ट्रूमेंट को बेचे तो क्या फायदा क्या घाटा होगा। तो इस प्रकार का मैनेजमेंट जो इन सारी बातों को वर्कआउट करने के लिए कह रहा है, तो भाई क्यों कह रहा है, उसकी होल्डिंग की इंटेंशन ही नहीं है, फिर तो वो बाद में होल्ड एंड सेल में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आपको प्राइस मैनिपुलेशन से फर्क पड़ रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ रहा है मार्केट के, तो फिर बाद में आपके इंटेंशन जो है वो कहां पे होल्ड ड्रिवन होंगे, है ना, वो होल्ड और सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पॉइंट ए क्लियर होगा। पॉइंट बी में कह रहा है द रिस्क दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस मॉडल and the financial assets held within that business model and in particular the way in which those risks are managed। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपकी रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हो और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार की रिस्क कैटेगरी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये चीजें भी आपके बिजनेस मॉडल के डिटरमिनेशंस पे प्रभाव डालती है। सी पॉइंट में कहता है हाउ मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस आर कॉम्पनसेटेड। आपके बिजनेस मैनेजर को आप कैसे कॉम्पनसेट करते हो, रेम्यूनरेट कैसे करते हो। हाँ, फॉर एग्जांपल वेदर द कॉम्पनसेशन इज बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स मैनेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्टेड और तो अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि आपके जो मैनेजर्स हैं, यानी जो आपका पोर्टफोलियो संभालते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो संभालते हैं, ऐसे मैनेजर्स को हम लोग तनख्वाह कैसे देते हैं, उनको हम रेम्यूनरेट कैसे करते हैं। तो कई बार होता है ना कि हम मैनेजर्स को बोलेंगे कि भाई आप हमारी जितनी वेल्थ बनाएंगे उस वेल्थ के अंदर 2% आपका रेम्यूनरेशन। इसका मतलब मैनेजर्स को हम सैलरी दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू के बेसिस पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू के बेसिस के ऊपर, राइट। एक हो रहा है कि मैनेजर्स को हम सैलरी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के कलेक्शन के बेसिस पे। सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का कलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज दिस CCF, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का मतलब बताऊं क्या है, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए डेट इंस्ट्रूमेंट है, मान लो आपका एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो क्या होते हैं, यानी वो कैश फ्लो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं वो आपको मिलेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो होता है उसका पीरियोडिक इंटरेस्ट, उसका पीरियोडिक इंटरेस्ट और रिडम्पशन के ऊपर उसका रिडम्पशन वैल्यू, है ना, पीरियोडिक इंटरेस्ट, रिडम्पशन वैल्यू। और यदि कोई इंस्टॉलमेंट यदि आपको वापस रीपे हो रही है, जैसे कोई लोन आपने दिया है किसी को और लोन की रिकवरी आपको वापस हो रही है इन इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट्स भी इसमें शामिल हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो पीरियोडिक इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट्स हो गई और रिडम्पशन वैल्यू हो गई। रिडम्पशन वैल्यू का मतलब लेट्स से कि अगर 100 रुपए का डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका रिडम्पशन जो है धीरे धीरे ना होते हुए एक साथ होगा, लेकिन 150 रुपए पे हो जाएगा, तो वो हो गई आपकी रिडम्पशन वैल्यू। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है।
तो इसका मतलब आपकी एंटिटी क्या इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के ऊपर ध्यान दे रही है, हाँ, या फिर इस डेट का बाजार में भाव कितना चल रहा है उसके ऊपर उसका फोकस है। तो अब ये दोनों प्रकार की एंटिटी को हमें अलग अलग साइड बाय साइड स्प्लिट करना पड़ेगा, ताकि हम इनके ऊपर अकाउंटिंग मेथड फिर उस हिसाब से लगा सके, है ना। तो मैनेजर को आप किस प्रकार से कॉम्पनसेट करते हो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि मैनेजर को हम कैसे रेम्यूनरेट कर रहे हैं, कहीं फेयर वैल्यू से रेम्यूनरेट कर रहे हैं या इस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के कलेक्शन पे रेम्यूनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये बात आपका जो है बिजनेस मॉडल को डिटरमाइन करने में काम आएगी, राइट। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस मॉडल असेसमेंट के लिए, वो है लेवल ऑफ एग्रीगेशन। व्हाट इज दिस लेवल ऑफ एग्रीगेशन? हाँ सर, ये लेवल ऑफ एग्रीगेशन का मतलब क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेवल ऑफ एग्रीगेशन का मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को किस लेवल पे एग्रीगेट करते हैं। जैसे कि देखिए, ये कहता है कि एन एंटिटी business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed. Groups का मतलब क्या हो गया कि financial assets का एक portfolio, right? रादर देन एक एक स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग ये बिजनेस मॉडल लगा रहे हैं कि भाई रिलायंस के इक्विटी शेयर का बिजनेस मॉडल क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के इक्विटी शेयर का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर हमने मान लो मल्टीपल कंपनीज में 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या 50 कंपनी के इन्वेस्टमेंट के एक एक इन्वेस्टमेंट पे हम लोग बिजनेस मॉडल लगाते फिरेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बिजनेस मॉडल असेसमेंट है वो आपका ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट के ऊपर होगा। तो ये कहता है कि जो आपके एक साथ में मैनेज किए जाते हैं, मैनेज्ड टुगेदर, है ना, टू अचीव अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है ये क्या चीज है? तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आप अपना ये जो एक कॉमन आपके एंटिटी का एक कॉमन जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स इंटेंशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये आपका बेस नहीं होगा मैनेजमेंट के इंटेंशन के ऊपर, है ना। फॉर एन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट, ये किसी इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है दोस्तों, ये किसी इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। इसका मतलब आपको बहुत ही रिगरस टेस्ट यहां पे इंप्लांट करने होंगे अपने बिजनेस के अंदर, आपको बहुत ज्यादा रिगरस टेस्ट जो है वो इंप्लांट करने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के कह देने मात्र से नहीं होगा। जो एक्चुअल में आप कर रहे हो, हाउ यू आर मैनेजिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ यू आर मैनेजिंग द ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको उस प्रकार से उस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस मॉडल जो है वो लगाना है। तो आपका लेवल ऑफ एग्रीगेशन जो है वो लोअर साइड पे ना होते हुए हायर साइड पे होगा, है ना। इसलिए कहता है फॉर एन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंगली दिस कंडीशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक, इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। This approach is to classification and should be determined on a higher level of aggregation। यानी यहां पे आपको जो aggregation करना है उसका लेवल जो है वो हायर होना चाहिए। दैट इज एक ग्रुप के अंदर जो आपके मल्टीपल फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनको आप टुगेदरली एक सिमिलर अरेंजमेंट में मैनेज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका बिजनेस मॉडल जो है वो लगाया जाएगा। तो हालांकि ये बातें अगर पढ़ने में तो बहुत ईजी लगती है सर, लेकिन आपको पता है रियल लाइफ में बिजनेस मॉडल अगर मल्टीपल हुए तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, और ये प्रूव करना कि इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर हमारा ये बिजनेस मॉडल है, उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स पे हमारा दूसरा वाला बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे आईएफआरएस जो आपका इंड एस है, इसने परमिशन तो आपको दे दी है कि कंपनी के पास में मोर देन वन बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। यानी एक एंटिटी के पास में जरूरी नहीं कि सिंगल बिजनेस मॉडल हो, आपके पास में मोर देन वन बिजनेस मॉडल हो सकता है, right, for managing the financial instruments. So consequently the classification need not to be determined at the reporting
रिपोर्टिंग एंटिटी लेवल। तो यहां पे ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली जो क्लासिफिकेशन है नीड नॉट बी डिटरमाइंड एट द रिपोर्टिंग एंटिटी लेवल। अब यहां पे ये कहने का मतलब है इसका कि आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो बेस्ड करना है। मतलब जैसे सपोज करिए कि एक एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है ये निकालने की बजाय आपको क्या करना है, जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पोर्टफोलियो का आपने अग्रीगेशन किया है ना, आपने जितने भी ग्रुप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं तो आपको उसके ऊपर इस चीज को फोकस करना है। तो ये जो लिखा हुआ ना, नीड नॉट बी डिटरमाइंड एट द रिपोर्टिंग एंटिटी लेवल, किसी कंपनी का एक बिजनेस मॉडल नहीं निकालने की जरूरत है। एक कंपनी के पास में मल्टीपल बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, बट दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, राइट, एज वेल एज द ऑडिटर, एंड द फैक्ट शुड सपोर्टेड बाय द कन्विंसिंग एविडेंस। तो ये जो रिगरस टेस्ट जो मैंने आपको बताया ना, ये रिगरस टेस्ट आपको इम्प्लांट करना होगा। इसमें आपको पता है जब ये आईएफआरएस बन रहा था, आईएफआरएस 9 जब अंडर डेवलपमेंट था, तो वहां पर जो बैंक्स है ना उसने बहुत इस चीज के ऊपर आपत्ति जताई थी कि हाउ कैन वी डिसाइड द बिजनेस मॉडल ऑफ मल्टीपल पोर्टफोलियोज, बिकॉज हमारे पास नो अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के बिजनेस मॉडल होते हैं। तो रियलिटी के अंदर इन सारी चीजों को मतलब ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करा पाना, इम्प्लांट करा पाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, राइट। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग मेथड में जाएं उसके पहले हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं एकेडमिक्स के अंदर कि हमको कितना किस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं कि बिजनेस मॉडल में हमको क्या क्या बातें पूछी जाती है। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी may hold a portfolio of investment that it manages in order to collect contractual cash flow। कुछ एक पोर्टफोलियो है हमारे पास में जिससे तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करते हैं एक एंटिटी, और एंड अनदर पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट इट मैनेजेस इन ऑर्डर टू ट्रेड टू रियलाइज फेयर वैल्यू चेंजेस। इसका मतलब हमारे पास में दूसरा जो पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। दैट मींस हम फेयर वैल्यू चेंजेस के अंदर कमाते हैं या फिर खोते हैं, सीधी सी बात है। फेयर वैल्यू गेन होता है तो फेयर वैल्यू लॉस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब फिर एक ही एंटिटी के पास में दो बिजनेस मॉडल हो गए ना, एक ही एंटिटी के पास में दो बिजनेस मॉडल हो गए। पहला बिजनेस मॉडल क्या हो गया आपका, पहला बिजनेस मॉडल हो गया आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने वाला, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने वाला। और दूसरा बिजनेस मॉडल क्या हो गया, फेयर वैल्यू गेन लॉस को कलेक्ट करने वाला। दैट मीन्स कि आपके पास में मल्टीपल बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप सबको फिर बाद में उन सारी चीजों को एविडेंस के तौर पे बताना पड़ेगा, राइट। अगर आप मैनेजमेंट है तो आपके कह देने मात्र से ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा अपने ऑडिटर को कि हाउ यू आर एक्चुअली मैनेजिंग दोज काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ ग्रुप। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है डिटरमाइनिंग बेसिस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के रियलाइजेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के रियलाइजेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एंटिटी का बिजनेस मॉडल डिटरमाइंस वेदर द कैश फ्लो विल रिजल्ट फ्रॉम कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स और बोथ। Consequently, this assessment is not performed on the basis of scenarios that the entity does not reasonably expect to occur, such as so-called worst case or stress case scenarios। अब ये कह रहा है कि यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का जो ये बिजनेस मॉडल है, मान लो किसी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो है कॉन्ट्रैक्चुअली कैश फ्लो को कलेक्ट करना, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअली कैश फ्लो को कलेक्ट करना। दैट मींस होल्ड काइंड का बिजनेस मॉडल है, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो उसका बिजनेस मॉडल है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो अगर उसने किसी वर्स्ट केस सिनारियो में या किसी स्ट्रेस केस सिनारियो में, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो आपका वर्स्ट केस सिनारियो, एक आपका स्ट्रेस केस सिनारियो। ये दो वर्ड के ऊपर फोकस करिएगा, इनका मतलब क्या है। वर्स्ट केस सिनारियो और स्ट्रेस केस सिनारियो का मतलब क्या होगा, देखिए हो सकता है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स का ही वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम लोग उसके कॉन्ट्रैक्चुअली जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है, हम उसी को कलेक्ट कर रहे हैं और रिडम्पशन तक हम लोग होल्ड करने वाले हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कंपनी के पास में कि उसे मजबूरन वो चीज बेचनी पड़ सकती है।
इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, स्ट्रेस केस सिनारियो। मेरे पास में लिक्विडिटी क्रंच आ गया, तो अब क्या मैं बिजनेस मॉडल की मान मर्यादा को जारी रखने के लिए क्या मैं अब मेरी लिक्विडिटी को कंप्लाई मतलब पूरी नहीं करूंगा, कॉम्पेंसेट नहीं करूंगा? मेरे पास में अगर कैश नहीं है ऑपरेटिंग पेमेंट्स के लिए, तो मुझे तो अब कैश चाहिए ना। अब वो कैश कहां से लेके आऊंगा मैं? अब वो कैश मैं कहां से लेके आऊंगा? अगर मेरे पास में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और मैं जानता हूं कि मेरे पास में ये इन्वेस्टमेंट है, अब ये इन्वेस्टमेंट को मुझे बेच देना चाहिए क्योंकि मेरे पास में कैश की शॉर्टेज हो रही है। तो ये जो वर्स्ट केस सिनारियो और स्ट्रेस केस सिनारियो है ना, ये आपके बिजनेस मॉडल के एक्सेप्शंस नहीं बनेंगे। मतलब कहने का मतलब ये आपके बिजनेस मॉडल को जो आपका चल रहा है वही चलता रहेगा, उस चीज को ये चेंज नहीं कराएंगे, है ना। तो कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट इट विल सेल अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो of the financial assets only in a stress case scenario, that scenario would not affect the entity's assessment of the business model, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को वो अफेक्ट नहीं करेंगे। फॉर दोज असेट्स इफ द एंटिटी रीजनेबली एक्सपेक्ट दैट सच अ सिनारियो विल नॉट अकर, ऐसे सिनारियो आपके जनरली आपके बिजनेस में देखे नहीं जाते कि आपको स्ट्रेस होते ही रहता है। कहीं आपका बिजनेस ऐसा तो नहीं है ना कि हर दूसरे दिन स्ट्रेस आ गया, हर दूसरे दिन वर्स्ट केस सिनारियो जनरेट होने लग गए, फिर तो आप उसका बहाना बना के कर रहे हो। मैंने कहा था ना, आईएफआरएस कोई रूल नहीं बताएगा आपको, ये सारे के सारे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है जिनको पढ़ लिया आंसर दे दिया। देखिए ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिक्वायर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, ह्यूज क्वांटम ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इज इन्वॉल्व इन दीज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। दोस्तों केस को क्रैक करने के लिए फैक्ट्स को समझना ज्यादा जरूरी है, स्टैंडर्ड को समझना उतना जरूरी नहीं होता जितना फैक्ट्स को समझना जरूरी है। बिकॉज स्टैंडर्ड में कोई रूल नहीं दिए गए हैं कि इस रूल से चलो और काम आपका हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया कि इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए आपका काम हो जाएगा। अभी यहां पर ये कह रहा है स्ट्रेस के सिनारियो की एग्जाम्पशन आपको मिल गई। अब स्ट्रेस की एग्जाम्पशन लेते लेते कहीं आपने स्ट्रेस कोई बिजनेस मॉडल तो नहीं बना लिया ना, कहीं आपका स्ट्रेस के सिनारियो कहीं हर दूसरे दिन तो नहीं आ जाता। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस के सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो शुड नॉट एक्सपेक्ट टू अकर इन द नियर फ्यूचर। आपको ऐसा लगता है तो ही वो चीज इसके अंदर फॉल करेगी, ठीक है। ओके, सो मूविंग अहेड, अब कहता है डिफरेंस इन एक्चुअल रियलाइजेशन फ्रॉम बिजनेस मॉडल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस इन एक्चुअल रियलाइजेशन फ्रॉम बिजनेस मॉडल। लेट्स से कि चलो आपने बेच दिया, आपका इंटेंशन यही था कि उसको आप होल्ड करेंगे, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, लेकिन आपने उसको बेच दिया। तो अगर आपने इसको बेच दिया तो क्या ये चीज कोई अकाउंटिंग एरर है? बिजनेस मॉडल का आपने वायलेशन कर दिया, तो क्या ये चीज आपका कहते हैं ना उसको, क्या ये कोई पर्टिकुलर आपका अकाउंटिंग एरर है क्या? तो द आंसर इज नो। मैंने कहा था कि इसको आप हायर लेवल ऑफ एग्रीगेशन पे देखेंगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट वाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं देखेंगे, आप इसको हायर लेवल ऑफ एग्रीगेशन बेसिस के ऊपर देखेंगे कि एक पोर्टफोलियो को आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कहीं आपका कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट वे में रियलाइज हो गया इन कंपैरिजन टू योर प्लान्ड कैश फ्लो, राइट। आपने प्लान क्या किया था कि भाई ये कैश फ्लो मैं कॉन्ट्रैक्चुअली कलेक्ट करूंगा होल्ड करते करते, लेकिन आपने उसको सेल कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज आपकी प्रायर पीरियड एरर जो है वो नहीं होगी, है ना। ये कोई अकाउंटिंग एरर नहीं है, ये आपके एस्टिमेट्स हैं। सर एस्टिमेट्स में दिक्कत आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, एंड आवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वेरी मच रिलेटेड विद दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगाते ही रहते हैं ना, है कि नहीं। तो ये देखिए कह रहा है कि इफ कैश फ्लोज आर रियलाइज्ड इन वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटिटीज एक्सपेक्टेशन at the date that the entity assess the business model. For example, if the entity sells more or fewer financial assets than it expected when it classified the assets, so that does not give rise to a prior period error. वो कोई prior period error नहीं होगा in the entity's financial statements, nor does it change the classification of the remaining financial assets held in that particular business model. ना तो ये कोई prior period होगा और ना ही ये आपका बचे हुए फाइनेंशियल एसेट के क्लासिफिकेशन पे फर्क डालेगा, उनके भी क्लासिफिकेशन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। सो as long as the entity considered all relevant information that was available at the time that it made the business model assessment. अब यहां पे देखो, यहां पे इंपॉर्टेंट बात कह दी कि भाई कंपनी ने जब तक बिजनेस मॉडल को
सही तरीके से असेस किया है, कंपनी ने जब तक बिजनेस मॉडल को सही तरीके से असेस किया है, इसका मतलब क्या कि जब आपको बिजनेस मॉडल असेस करने के लिए कहा गया था तो क्या आपने सारी बातों का ध्यान रखा था? आपने जो भी बातें हैं, ये जो भी सर्कमस्टांसेस है, क्या इन सब चीजों को आपने ध्यान रखा था? अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान रखा था तो आपके कोई गलती नहीं है। लेकिन आप डेलिबरेटली कुछ ऐसा कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपकी पकड़ में आ सकती है, और एक बार अगर ये चीजें पकड़ में आ गई तो आपके ऑडिटर फिर बाद में आपको फिर वही कहेंगे कि भाई नहीं, आपने अपना बिजनेस मॉडल स्टार्टिंग से ही गलत बनाया है, यू नीड टू चेंज इट। और आपको पता है अकाउंट्स के अंदर कोई भी गलती होती है ना, स्पेशली हमारा नया वाला अकाउंट्स, इसके अंदर कोई भी गलती होती है तो हमें उन सारी की सारी गलतियों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रेक्टिफाई करना होता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें रेक्टिफाई करना होता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रायर पीरियड एरर इन द न्यू अकाउंटिंग। प्रायर पीरियड का जब अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वो स्टैंडर्ड हमें ये कहेगा कि अगर कोई प्रायर पीरियड एरर है तो आप उसे कब रेक्टिफाई करोगे? नॉट इन द करंट ईयर, राइट? अगर वो एरर आपकी 10 साल पहले है तो आपको उसको 10 साल पहले से रेक्टिफाई करना है। लेकिन अब ये चीज हो जाती है इम्प्रैक्टिकेबल। तो अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल चीजें हो जाती है तो कंपैरेटिव पीरियड का जो अर्लीस्ट रिपोर्टिंग जो आपका डेट है ना, जो कंपैरेटिव पीरियड का आपका जो रिपोर्टिंग डेट का जो फर्स्ट दिन है, दैट इज, मान लो कि आपकी गलती, मान लो यहाँ पे 31 मार्च 2019 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो तो इसका कंपैरेटिव पीरियड क्या होता है? 31 मार्च 18। अब 31 मार्च 18 का पहला दिन दैट इज 1 अप्रैल 2017, राइट? तो 1 अप्रैल 2017 को आपको एक और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन जो है बनाकर देनी पड़ेगी। उसके अंदर आपके जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे आप उनको रेक्टिफाई करेंगे। उसके अंदर जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे आप उनको रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सुधारना पड़ सकता है यदि ये कोई गलती हो गई तो। हालांकि ये चीज गलती नहीं है, ठीक है? बिजनेस मॉडल में जो प्लान्ड मैनर से आपका जो एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्लो है, अगर वो गलत अलग हो गया प्लान से तो वो आपके बिजनेस मॉडल को अफेक्ट नहीं करेगा और वो प्रायर पीरियड एरर नहीं माना जाएगा, राइट? प्रायर पीरियड एरर पुराने वाले अकाउंट्स में तो हम क्या करते थे? करंट ईयर में ही सुधारते थे, है ना? हम उसका कोई रीस्टेटमेंट नहीं करते थे। यहाँ पे हमारा रीस्टेटमेंट हो जाता है, यहाँ पे हमारा रीस्टेटमेंट हो जाता है। ये सारी बातें हम प्रायर पीरियड वाले उस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, राइट? चलिए, तो ये हो गया हमारा बिजनेस मॉडल के असेसमेंट की कुछ बातें। तो ये सारी की सारी बातें जो है हमको ध्यान में रहनी चाहिए, और इन पर्टिकुलर सारी की सारी बातों पर हमको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, है ना? ये यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो उसके पहले हम एक बार ये लास्ट जो अपना कंसेप्ट है वो भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये क्या है फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग? देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आर डिफाइंड एज दोज दैट which are acquired incurred principally for the purpose of sale or repurchase। आप उसको क्यों खरीदे हैं? सेल करने के लिए, वापस रीपर्चेज करने के लिए। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आर पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर मैनेज्ड टुगेदर एंड फॉर व्हिच देयर इज एविडेंस ऑफ रीसेंट एक्चुअल पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग। यानी जब आपने ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा तो वो उस पोर्टफोलियो में जाके आपने उनको रखा है जिन पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आप करते रहते हो, यानी डे टू डे प्रॉफिट बुकिंग आप करते रहते हो, ठीक है? एंड आर द डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट फॉर दोज दैट आर फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेजिग्नेटेड इफेक्टिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये चीज, इस चीज को अपन रख देते हैं होल्ड के ऊपर, है ना? इस चीज को हम लोग यहाँ पे एक बार होल्ड पे रख देते हैं, राइट? सो होल्ड, कहीं होल्ड मॉडल से कंफ्यूज ना हो जाए तो यहाँ पे मैं इस चीज को पेंडिंग रख देता हूँ। अभी डेरिवेटिव के बारे में कुछ डिस्कशन किया नहीं है, ये इफेक्टिव हेजिंग क्या होती है, इन सारी चीजों को हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें बाकी की मतलब जब अपन बाद में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे तभी ये बातें मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेनेटरी वे में बता दूंगा, ठीक है ना? अभी के लिए ये जो स्टैंडर्ड का जो मेन पार्ट है उनको हम लोग एक बार फोकस करते हैं। और ये कहता है, देखिए, ट्रेडिंग जनरली रिफ्लेक्ट्स एक्टिव एंड फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग। सीधी सी बात है, बिल्कुल सर, कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसका तो मतलब यही है ना कि वो फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग को ही क्या कहते हैं, इनवाइट करते हैं, ऐसी सारी चीजें। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आर नॉर्मली यूज विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन प्राइस और अ डीलर्स मार्जिन। तो कहने का मतलब, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप सब लोग फ्रीक्वेंट ट्रेड बेसिस पे काम कर रहे हो, तो ये ट्रेडिंग का जो काम आप करते हो ना, इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि आप उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर फोकस रखते हो, रादर देन आप उसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म कहते हो कि होल्ड वाला जो मॉडल है वो उसके अंदर आप
परसीव कर रहे हो, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसी चीजों के अंदर आपका कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। जिस चीज को आप फ्रीक्वेंटली सेल और रीपरचेज करते रहते हो, वहां पे आपका जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि आपका गेन और लॉस जो है वो ये रेगुलर सेल और रीपरचेज ट्रांजेक्शन से होता रहे। तो ये हुआ हमारा बिजनेस मॉडल जो हमने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ लिया एक बार, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। हालांकि बहुत सिंपल सी बात है, होल्ड वाला बिजनेस मॉडल है, होल्ड और सेल वाला बिजनेस मॉडल है, और सेल वाला बिजनेस मॉडल है, राइट। देखिए सीधी बात है, आप रिडम्पशन तक, मैच्योरिटी तक अगर अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करते रहते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, होल्ड मॉडल में चला जाएगा। फिर सेल के बाद में ये वाला आ गया, सेल वाला जो बिजनेस मॉडल है, यानी फाइनेंशियल एसेट जो आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखते हो वो आपका क्या है, फाइनेंशियल एसेट जो आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखते हो वो आपका क्या है दोस्तों, वो है आपका सेल बिजनेस मॉडल। और इन दोनों का मिक्सचर, होल्ड वाला जो बिजनेस मॉडल है एज वेल एज सेल वाला जो बिजनेस मॉडल है, जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो आता है हमारा होल्ड और सेल, होल्ड एंड सेल, है ना, जहां पे आप होल्ड भी करते हो और बाद में जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको सेल भी कर देते हो। तो ये सारे बिजनेस मॉडल हमको समझने जरूरी थे, इनकी डेफिनेशन से हमको इनके बारे में समझ में आ गया, इनके बारे में पता लग गया। इसके बारे में अब हम और अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं तो इसके इलस्ट्रेशंस हमें करने पड़ेंगे। चलिए पहला इलस्ट्रेशंस करते हैं हम। इलस्ट्रेशन 1 में देखो क्या है, ये कहता है एन एंटिटी होल्ड्स इन्वेस्टमेंट टू कलेक्ट देयर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। हम अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने के लिए ही इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखे हैं सर। द फंडिंग नीड्स ऑफ द एंटिटी आर प्रेडिक्टेबल। हमारी जो भी फंडिंग नीड्स है वो प्रेडिक्टेबल है कि हमको कितने फंड्स चाहिए, इसीलिए हमने एक्सेस अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करके रखा है। एंड द मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इज मैच टू द एंटिटीज एस्टिमेटेड फंडिंग नीड्स। और इसका मतलब मैच्योरिटी है ना, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है इसने कि मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स जो है मैच विद द एंटिटी का एस्टिमेटेड फंडिंग नीड्स। दैट मींस सपोज करो कि यहां पर आपके पास में ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सालों तक रहने वाला है, राइट। और मान लो ये 6th ईयर के अंदर मैच्योर हो जाएगा, तो जब 6th ईयर में ये मैच्योर होगा तो आपके पास में पैसे आएंगे। 6th ईयर में जब आपका ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब मैच्योर होगा तो आपके पास में पैसे आएंगे। तो जब ये जो पैसे आएंगे ना, तो इस इनफ्लो को, इस कैश इनफ्लो को मैच किया गया है, इस कैश इनफ्लो को मैच किया गया है एंटिटी के द्वारा विद इट्स एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड फंडिंग नीड्स। एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड फंडिंग नीड्स के साथ मैच किया गया है। सर नहीं समझ में आया, ये क्या कह दिया आपने। देखो लेट्स से कि 6th ईयर में मुझे मान लो इतने एक्स अमाउंट की जरूरत है, तो उस एक्स अमाउंट की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास में सेल होगी, डेटर से कलेक्शन होगा और कुछ कैश आएगा, प्लस मैंने उस समय ये एस्टिमेट बना रखा है कि जब ये 6th ईयर में मैच्योर होगा तो उतने अमाउंट से मेरी जो कैश की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। इस चीज को कहते हैं अपन कि इसकी मैच्योरिटी के प्रोसीड को, इसके कैश इनफ्लो को मैच करा के रखा है एंटिटी ने, राइट, विद द एस्टिमेटेड फंडिंग नीड्स। तो इसका मतलब, कहने का मतलब हमको यहां पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को बीच के अंदर मैच्योर कराने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में इनको सेल करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई वर्स्ट और स्ट्रेस केस सिनेरियो आ जाता है, ठीक है। फिर कहता है एंटिटी परफॉर्म्स क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज। एंटिटी परफॉर्म्स क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज with the objective of minimizing credit losses. In the past, sales have typically occurred when the financial assets credit risk has increased such that the assets no longer meet the credit criteria specified in the entity's documented investment policy. अच्छा भाई, in addition, infrequent sales have occurred as a result of unanticipated funding needs. अब देखो ये क्या कह दिया है कि हमारी जो सेल्स है ना, जो क्रेडिट पे हुई है, अब उसके रियलाइजेशन में बैड डेट्स की तो संभावना होती है ना,
तो वो बैड डेट्स की संभावना को ही हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। अगर आपने किसी चीज को क्रेडिट पे बेचा है तो उसकी रिकवरेबिलिटी का जो रिस्क है वो क्या है, आपका क्रेडिट रिस्क ही तो है। अब ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट रिस्क हमारे पास में इसकी एक डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसकी एक डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, और हमने इस पॉलिसी के तहत ये जाना है कि पिछले कुछ सालों में इस क्रेडिट रिस्क की वजह से जब हमारे पास में कैश नहीं आया है ना, जब हमारे पास में कैश नहीं आया है तो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट सेल्स जो है वो अकर्ड हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ अनएंटिसिपेटेड फंडिंग नीड्स, राइट। तो यहां पर कहता है रिपोर्ट्स टू द की मैनेजमेंट पर्सोनल फोकस ऑन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल रिटर्न। द एंटिटी आल्सो मॉनिटर्स फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स अमंग अदर इंफॉर्मेशन। अब ये कह रहा है कि यहां पर हमारे पास में जो KMP है, की मैनेजमेंट पर्सोनल है, उसको हम रिपोर्ट कैसे भेजते हैं, वो भेजते हैं फोकस ऑन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। कौन से बेसिस के ऊपर, क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। अब देखो यहां पर इस पर्टिकुलर एंटिटी का बिजनेस मॉडल जो है वो क्या होगा, है ना। अब यहां पे मैं आपको ये कहूं कि इस पर्टिकुलर एंटिटी का बिजनेस मॉडल जो है वो क्या होगा, तो एक बार आप खुद सोचिए, जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और फिर हम पता लगाते हैं कि सर इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या होगा, है ना। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने डिस्कस किया होगा इन चीज को कि ये पर्टिकुलर चीज में हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो क्या होना चाहिए। तो अब आप अपने आंसर को वेरीफाई करें। अब इसके फैक्ट्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये जो एंटिटी है वो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करते रहता है कि भाई क्रेडिट लॉस ना हो, उसको क्रेडिट रिस्क का लॉस ना हो। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये इसने कहा है कि हम कुछ इनफ्रीक्वेंट सेल्स कर देते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एज अ रिजल्ट ऑफ अनएंटिसिपेटेड फंडिंग नीड्स। अगर हमारी कोई अनएक्सपेक्टेड फंडिंग नीड्स आ रही है, भाई जिसका एस्टिमेशन लिया था वो तो हमारा हो ही जाएगा, लेकिन हमारी कोई अनएक्सपेक्टेड फंडिंग नीड्स अगर कोई आ गई है अचानक से, तो उसको हम कॉम्पेंसेट करने के लिए कई कई बार, मतलब नॉट फ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंट सेल्स कभी कभी हुई है। तो मैंने आपको कहा था ना, ये तो आपका स्ट्रेस केस सिनारियो है। ये क्या है सर, ये तो आपका स्ट्रेस केस सिनारियो ही तो है। इनफ्रीक्वेंट सेल्स का मतलब क्या हो गया आपका, स्ट्रेस केस सिनारियो या वर्स्ट केस सिनारियो, राइट। तो ये जरूर ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेस केस सिनारियो या फिर आप इसको कह दीजिए वर्स्ट केस सिनारियो है ये, है ना। तो इनफ्रीक्वेंट सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो मैनेजमेंट है वो फेयर वैल्यू चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहता है ताकि उसको लिक्विडिटी के बारे में पता रहता रहे कि कल को इसको अगर अपन बेच देंगे तो अपने पास में लिक्विडिटी कितनी आएगी। तो मैनेजमेंट जो फेयर वैल्यू जो है उसको मॉनिटर कर रहा है ना, फेयर वैल्यू को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन यहां पर जो इसको मॉनिटर करने का है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, हाउ यू आर अल्टीमेटली कलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस, है ना। आप अपने कैश फ्लो को कैसे कलेक्ट कर रहे हो, फेयर वैल्यू गेन के थ्रू कलेक्ट कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्चुअली आप उसका जो कैश फ्लो है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है केवल उसके ऊपर आपका फोकस है। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस मॉडल के लिए कहा गया है कि यहाँ पे तो हमने तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके ही रखा है कि सिर्फ हम उसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करके रखें। यही एक एंटिटी का स्टार्टिंग में क्लैरिफिकेशन था, राइट। तो अब यहां पे बीच में यदि कभी कोई इनफ्रीक्वेंट सेल्स हो भी गई उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो वो हमारे बिजनेस मॉडल पे इंपैक्ट नहीं डालेगी। तो हमारा इसमें बिजनेस मॉडल क्या हुआ, हमारा बिजनेस मॉडल इसमें हुआ होल्ड वाला। तो हम फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट दी अल्टीमेट कैश फ्लोज, राइट। तो यहाँ पे कहा है देखो, ऑल्दो द एंटिटी इज कंसीडर अमंग अदर इंफॉर्मेशन, है ना, बाकी सारी इंफॉर्मेशन के अंदर भी एंटिटी जो है वो कंसीडर करता है क्या कि दी फाइनेंशियल एसेट्स fair values from a liquidity perspective, that is the cash amount that would be realized if the entity needs to sell the assets। अगर कंपनी को एसेट्स को बेचना पड़ जाए, स्ट्रेस के सिनारियो और वर्स्ट के सिनारियो है ना, बेचना पड़ जाए यहाँ पे, तो उस कंडीशन में
हम उसकी लिक्विडिटी को ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, है ना। So the sales would not contradict the objective if they were in response to an increase in the assets credit risk. For example, if the assets no longer meet the credit criteria specified in the entity's documented investment policy, infrequent sales resulting from unanticipated funding needs, that is in stress case scenario, also would not contradict that objective also, even if such sales are significant in value. तो कहने का मतलब कभी कभी अगर बेचना पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेचना पड़ सकता है हमको वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट दैट डज नॉट नेगेट द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस मॉडल, है ना। हेंस द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज and not realization from the sale of financial assets. तो हमारा जो बिजनेस मॉडल हुआ वो यहां पे कौन सा नेचर का हुआ, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। बेसिकली इस होल्ड का पूरा नाम जो है ना वो है होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। अब इसको अपन शॉर्ट में होल्ड 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 कहते हैं, होल्ड मॉडल कह देते हैं, है ना। बाकी इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, राइट। सो इलस्ट्रेशन 1 उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन कहता है एंटिटीज बिजनेस मॉडल इज टू परचेज पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज लोन्स एंड दोज पोर्टफोलियोज मे और मे नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर क्रेडिट impaired. And if payment on the loans is not made on a timely basis, the entity attempts to realize the contractual cash flow through various means. अगर टाइम से पेमेंट नहीं आता तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को एंटिटी कैसे रियलाइज करता है, अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल बाय कॉन्टैक्टिंग द डेप्टर बाय ईमेल, टेलीफोन और अदर मेथड्स, है ना। एंड द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड द एंटिटी डज नॉट मैनेज एनी ऑफ द लोन्स इन दिस पोर्टफोलियो विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलाइजिंग कैश फ्लो बाय सेलिंग देम। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कैश फ्लो को ही कलेक्ट करना है। हम उनसे फोन पे बात करते हैं, अरे भाई पैसे दे दो पैसे दे दो, हम उनको ईमेल लिख देते हैं आपका पैसा नहीं आया सर प्लीज पैसा दे दीजिए। तो कहने का मतलब हम क्या डेटर से रिकवर कर रहे हैं, कैश फ्लो रिकवर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिकवर कर रहे हैं। क्या हम हमारे डेटर को बेच रहे हैं क्या, सर डेटर को बेचा जा सकता है क्या, बिल्कुल बेचा जा सकता है, डेटर को बेचा जा सकता है, आपके एडवांसेस को बेचा जा सकता है। सिक्योरिटाइजेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटाइजेशन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ वो भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है आगे चलकर। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को, राइट। बट यहाँ पे तो एंटिटी का जो पूरा इंटेंशन है और पूरा ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जिससे कि हम हमारे डेटर्स को कभी भी बेच रहे हैं। तो कहता है इन सम केसेस द एंटिटी एंटर्स इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप्स to change the interest rate on particular financial assets in a portfolio from a floating interest rate to a fixed interest rate. ये अब बिजनेस मॉडल को आप बताओ। अब ये इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार का डेरिवेटिव होता है दोस्तों। ये जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है ना, ये एक प्रकार का आपका होता है डेरिवेटिव। ओके, और ये ट्रांजैक्शन कैसे एंटर होते हैं, जहां पे मान लो मेरे पास में एक पोर्टफोलियो है जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का आना जाना है, आपके पास में एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसके ऊपर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का आना जाना है। तो अब इन चीजों को हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, इन चीजों को हम लोग कई बार एक्सचेंज कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के माध्यम से। स्वैप्स का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, फिक्स्ड वाला फ्लोटिंग के साथ में एक्सचेंज हो गया। तो इस प्रकार के कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे। क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो उससे हमारे बिजनेस मॉडल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सर यहाँ पे तो हमारा बिजनेस मॉडल एकदम क्लियर पानी की तरह साफ है कि वो होल्ड टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही है, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही है। इस पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, करेक्ट। तो यही हमारा बिजनेस मॉडल है इसके अंदर, क्योंकि जो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है इज टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। द सेम एनालिसिस वुड अप्लाई इवन इफ द एंटिटी डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिसीव ऑल ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, इज सम ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रेडिट impaired at initial recognition. Moreover, the fact that the entity enters into derivatives to modify the cash flow of the portfolio does not in itself change the entity's business model.
तो यहाँ पे इन सारी चीजों का आपके बिजनेस मॉडल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कैश फ्लो को क्या कर रहे हैं, बस एक प्रकार से स्वैप कर रहे हैं किसी दूसरे पार्टी के माध्यम से। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से अपने इस पोर्टफोलियो को सेल करने के लिए नहीं रख रखे हैं, तो आपका सेल वाला बिजनेस मॉडल तो आ ही नहीं सकता। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसमें कहता है एंटिटी बी सेल्स गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। एंटिटी बी टिपिकली ऑफर्स कस्टमर्स अप टू 60 days following the delivery of goods to make the payment in full. Entity B collects cash in accordance with the contractual cash flow of trade receivable and has no intention to dispose of the receivables. यानी मैं मेरे डेटर्स को कभी किसी को बेचता नहीं हूं कलेक्ट करने के लिए। सो बिजनेस मॉडल तो सर साफ है ना, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, है ना, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। यहां पे भी अपना कैश फ्लो को ही कलेक्ट करने का बिजनेस मॉडल है, राइट। ओके अब इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिएगा कि यहाँ पे इसने अमोर्टाइज कॉस्ट वगैरह लिख रखा है, इसको अपन अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे, है ना। ये अमोर्टाइज कॉस्ट के बारे में अभी हमने जाना नहीं है, हम लोग जान लेंगे लेकिन अमोर्टाइज कॉस्ट के बारे में भी। तो इलस्ट्रेशन 4 में आते हैं, ये कह रहा है एंटिटी एंटिसिपेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अ फ्यू इयर्स एंड द एंटिटी इन्वेस्ट इट्स एक्सेस कैश इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स सो दैट इट कैन फंड द एक्सपेंडिचर व्हेन द नीड अराइजेस। तो मैंने शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और मुझे आने वाले कुछ सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, तो उसके लिए जो मुझे कैश लगेगा वो कैश कहां से लेके आऊंगा, मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट बेच के ही लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि many of the financial assets have contractual lives that exceed the entity's anticipated investment period. And the entity will hold financial assets to collect the contractual cash flow, and when an opportunity arises, it will sell the financial assets to reinvest the cash in the financial assets with a higher return. Okay. The managers responsible for the portfolio are remunerated based on the overall return generated by the portfolio. Overall return यानी अब आपका बिजनेस मॉडल क्या है। देखो आपकी जब जरूरत होती है आप उसे बेच देते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसको बेचकर वापस इसको रीइन्वेस्ट कर देता हूं ताकि मुझे रिटर्न्स हायर मिल जाए, तो अगर आप ऐसा काम करते हैं, और दूसरी बात कि आपका जो मैनेजर है उसको भी आप कैसे रेम्यूनरेट कर रहे हो, ओवरऑल रिटर्न के परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, इसका मतलब अब यहां पर आपका किसी भी एंगल से अल्टीमेटली कैश फ्लो जो आपके कलेक्ट कर रहे हो आप, वो होल्ड मॉडल वाले नहीं है, ये है आपका होल्ड एंड सेल। ये आपका क्या है सर, होल्ड एंड सेल बिजनेस मॉडल है। आप उसको होल्ड भी करते हो और सेल भी कर देते हो, है ना। तो कह रहा है the objective of the business model is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets. The entity will make decision on an ongoing basis about whether collecting the contractual cash flows or selling financial assets will maximize the return on the portfolio until the need arise for the invested cash, right? In contrast, consider an entity that anticipates a cash outflow in 5 years to fund capital expenditure and invest excess cash in short term financial assets. अब इसने फैक्ट्स ही बदल दिए हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के मतलब यहां पर इसने कुछ नए फैक्ट्स देकर अब आप अपने आंसर्स को ये मैनिपुलेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। कह रहा है when the investments mature, the entity reinvest the cash in new short term financial assets. The entity maintains this strategy until the funds are needed. तो जब तक मुझे फंड्स की जरूरत नहीं हो जाती ना, तब तक मैं उन सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करता हूं, री इन्वेस्ट करे जाता हूं। शॉर्ट टर्म है ना, तो 3 साल के बाद में मान लो मैच्योर हो गया वो, तो मैं उसको 3 साल बाद में निकाल कर वापस पैसा वहीं पे डाल दूंगा। इसको कहते हैं अपन री इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे जब तक मुझे कैपेक्स की जरूरत नहीं हो जाती है तब तक मैं उसे फाइनली क्या करूंगा, रियलाइज नहीं कराऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में बताइए क्या होगा। The entity maintains this strategy until the funds are needed, at which time the entity uses the proceeds from the maturing financial assets to fund the capex. Only sales that are insignificant in value occur before maturity unless there is an increase in credit risk. The objective of the contrasting business model is to hold the financial assets to the contractual cash flows. बहुत important part यहाँ पे ये दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट मॉडिफाई करके आपके साथ में एग्जाम में प्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि एंटिटी का जो इंटेंशन है वो तो होल्ड का है फाइनेंशियल एसेट्स को, लेकिन यहाँ पे व्हेन एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस इट विल सेल द फाइनेंशियल एसेट्स टू रीइन्वेस्ट द कैश इन द फाइनेंशियल एसेट्स विद अ हायर रिटर्न। जब अपॉर्चुनिटी अराइज होती है तो
ये जो शब्द है ना, ये अपॉर्चुनिटी अराइजेस, कि जब आपकी अपॉर्चुनिटी आती है, जब आपकी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उस फाइनेंशियल एसेट्स को मैच्योरिटी से पहले ही ब्रेक करवाकर उसे हायर रिटर्न पे री इन्वेस्ट कर देते हो। यहां पे आपका इंटेंशन जो है वो सेल करने वाला भी हो गया बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली। और यदि यहां पर इसके जो फैक्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, अगर इसके फैक्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं दोस्तों, तो फैक्ट्स चेंज होने की वजह से ये कह रहा है कि अगर इन कॉन्ट्रास्ट जो इसने फैक्ट्स बताए आपको कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कैपेक्स की जरूरत होगी तभी मैं क्या करूंगा, उन्हें सेल करूंगा, अदरवाइज मैं उनको सेल नहीं करूंगा। यानी मुझे हायर रिटर्न दिख रहा है फिर भी मैं उनको ब्रेक नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट को। तो ऐसी कंडीशन वाली कंपनी के लिए जो आपका बिजनेस मॉडल होगा वो होगा होल्ड टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। होल्ड टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म, देखिए आपने शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से अब ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का मतलब क्या, मान लो 3 साल बाद, ठीक है ना, मान लो 3 साल बाद में इसका जो है रिडम्पशन होगा, ठीक है ना। इसको अपन मान लेते हैं कि चलो 3 साल नहीं तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे एक काम करते हैं, 3 साल ना लेते हुए इसको मैं सेम ईयर में ही मैच्योर मान लेता हूं। जैसे मान लो 6 मंथ से मेरी मैच्योरिटी आ रही है, 6 मंथ से मेरी मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। तो एक काम करना कि जैसे ही मेरे पास में 6 मंथ के बाद में वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा, मैं उसे वापस री इन्वेस्टमेंट कर दूंगा 6 मंथ के लिए, फिर मैच्योर होगा मैं उसे फिर 6 मंथ के लिए री इन्वेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे बता क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं इस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते जा रहा हूं, आगे बढ़ाते जा रहा हूं और इसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को ही कलेक्ट करते जा रहा हूं। मैं इस इन्वेस्टमेंट को तब तक सेल नहीं करूंगा जब तक मुझे कैपेक्स की जरूरत नहीं होती है। यानी अब मुझे एक्सट्रीम वर्स्ट के सिनारियो या फिर स्ट्रेस के सिनारियो में ही इस इंस्ट्रूमेंट को सेल करना है। तो अगर मैं इसको सेल कर ही नहीं रहा जब तक मुझे कैश की जरूरत नहीं हो रही है, तब तक मेरे पास में भले ही चाहे अपॉर्चुनिटी क्यों ना है, आज मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन इन्वेस्टमेंट को तोड़वा कर, इनको ब्रेक करवा कर बाजार में और उसको हायर रिटर्न पे इन्वेस्ट कर दूं, उस अपॉर्चुनिटी को मैं इनकैश नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका फिर चेंज हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा और आपका बिजनेस मॉडल जो है वो हो जाएगा टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। आगे बात समझ में आप सबको? तो ये जो पार्ट है ये आप सब लोग प्लीज ध्यान देके पढ़ लीजिएगा एक बार वापस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5, an entity has a business model with the objective of originating loans to customers and subsequently selling those loans to a securitization vehicle। मैंने कहा था ना, आप अपने डेटर टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स को, एडवांस टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हैं, किसे? सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को। यहाँ पे तो सीधा सीधा कह दिया इसने कि ये सेल करता है भाई, ठीक है ना। सो द सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल इश्यूज इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्टर्स, द ओरिजिनेटिंग एंटिटी कंट्रोल्स द सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल एंड दस कंसोलिडेट्स इट्स, ओहो, सो कंसोलिडेशन भी आ गया इसके अंदर साथ साथ में। तो यहाँ पे जो ओरिजिनेटिंग एंटिटी है, 2 एंटिटी है, जो सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल है ना वो उसका ही सब्सिडरी निकला, उसी के कंट्रोल के अंदर है वो। तो बेसिकली अब ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहां पे एक एंटिटी है जो है आपकी होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी जो है वो कंट्रोल करती है एक सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को। सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल, सर ये क्या होता है? ये एक एंटिटी होती है सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल, जिसका बेसिकली काम होता है, होल्डिंग कंपनी है, अब इसको कंट्रोल कर रही है, तो अब ये तो होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में काम करेगी। अच्छा, वैसे इनका बिजनेस क्या होता है? इनका बिजनेस यही होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स को ये लोग खरीदते हैं, रियलाइज कराते हैं, एंड देन फिर बाद में उसके ऊपर ये लोग कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं, अपना फीस चार्ज करते हैं, प्रोसीड्स को ट्रांसफर कर देते हैं।
तो अलग अलग प्रकार से इसकी सेल जो है हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपको मैं पूरा का पूरा सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल का जो अपना ट्रांजेक्शन है उसकी अकाउंटिंग, उसके मेजरमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए ये समझो कि ये लोग अपना डेटा जो है वो रिकवर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, ये होल्डिंग कंपनी और सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल जो है ये दोनों एक ही एंटिटी है। अगर इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप एज अ होल, अगर ग्रुप एज अ होल की बात करें अपने लोग, किसकी बात करें, ग्रुप एज अ होल की बात करें, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हो चुका है, राइट। अब ये जो ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है दोस्तों, ये तो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता होगा अकेला, है ना। तो ग्रुप का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें होल्डिंग कंपनी भी आ जाएगा, तो उसमें सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया कि होल्डिंग कंपनी जो है, होल्डिंग कंपनी के लिए बिजनेस मॉडल जो है वो क्या होगा पता है आपको? वो तो दिया हुआ है ना सर, सेल वाला बिजनेस मॉडल होगा। होल्डिंग कंपनी तो बिजनेस मॉडल क्या करता है, सेल करता है। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल का बिजनेस मॉडल क्या है? सर देखो, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल का तो काम ही कैश फ्लो को कलेक्ट करना है ना। सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल का काम ही तो कैश फ्लो को कलेक्ट करना है। इसका बिजनेस मॉडल होगा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना। तो इसका जो बिजनेस मॉडल होगा, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, राइट। अब दो अलग अलग एंटिटी के दो अलग अलग बिजनेस मॉडल हो गए, लेकिन ग्रुप का बिजनेस मॉडल क्या होगा? ग्रुप का बिजनेस मॉडल क्या होगा? तो सर ग्रुप का बिजनेस मॉडल क्या होगा? दैट हाउ द एंटिटी इज अल्टीमेटली कलेक्टिंग, अरे भाई, हाउ द एंटिटी इज अल्टीमेटली कलेक्टिंग द कैश फ्लोस। अब एंटिटी कौन है? अब ग्रुप एंटिटी हो गई है जिसके अंदर दोनों कंसोलिडेट हो गए। अब ग्रुप इस चीज को कैसे कलेक्ट कर रहा है? ग्रुप का मतलब सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल भी मैं ही और होल्डिंग कंपनी भी मैं ही। दैट मीन सेल करने वाला भी मैं ही हूं और उसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को अल्टीमेटली कलेक्ट करने वाला भी मैं ही हूं। दैट मीन्स ग्रुप का जो बिजनेस मॉडल होगा दोस्तों, वो क्या होगा? अल्टीमेटली ग्रुप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट कर रहा है, तो बिजनेस मॉडल होगा इसका होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, है ना। आई बात समझ में? होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि ग्रुप जो है वो होल्डिंग और सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को कंसोलिडेट करके बनता है, और यहां पे तो कैश फ्लो को भी कलेक्ट करने वाला मैं ही हूं और सिक्योरिटाइजेशन को, व्हीकल को बेचने वाला भी मैं ही हूं। तो यहां पे मेरा जो क्या हो जाएगा बिजनेस मॉडल, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, राइट। आई बात समझ में आप सबको? तो देखिएगा, इसके सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। यहां पे ये कहता है द एंटिटी ओरिजिनेटिंग लोन्स टू कस्टमर्स हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलाइजिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज ऑन द लोन पोर्टफोलियो ओनली थ्रू सेल्स टू द सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल। जो एंटिटी ओरिजिनेट कर रही है ना लोन को, जो लोन दे रही है, however the consolidated group originates loans with the objective of holding them to the collect the contractual cash flow, है ना। So hence the CFS provide for a business model with the objective of collecting contractual cash flow by holding to maturity। तो इसका मतलब hold to collect हो गया यहां पे। इसका बिजनेस मॉडल CFS लेवल पे कौन सा हो गया? hold to collect what? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। लेकिन अगर अपन बात करें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी जो लोन्स को ओरिजिनेट कर रही है टू द कस्टमर्स, बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट कैश फ्लो थ्रू सेल ओनली। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या हो जाएगा? सेल वाला बिजनेस मॉडल हो जाएगा, है ना। अब आपको बिजनेस मॉडल के बारे में अब अंडरस्टैंडिंग उम्मीद करता हूं कि अब आपकी डेवलप होने लग गई होगी, समझ में आने लग गया होगा कि बिजनेस मॉडल कैसा है ना। सिक्स्थ इलस्ट्रेशन पे आते हैं। देखिए सिक्स्थ इलस्ट्रेशन क्या है, देखो सिक्स्थ इलस्ट्रेशन कह रहा है अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स टू मीट लिक्विडिटी नीड्स इन अ स्ट्रेस केस सिनेरियो, for example a run on the bank's deposits, the entity does not anticipate selling these assets except in such scenarios।
स्ट्रेस के सिनारियो के अलावा मैं सेल नहीं करता, ठीक है, अगर आप नहीं करते तो अच्छी बात है। द एंटिटी मॉनिटर्स द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इन मैनेजिंग द फाइनेंशियल एसेट्स टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। द एंटिटी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न्ड एंड क्रेडिट लॉसेस रियलाइज्ड। However, the entity also monitors the fair value of the financial assets from a liquidity perspective to ensure that the cash amount that would be realized if the entity needed to sell the assets in a stress case scenario would be sufficient to meet the entity's liquidity needs. Periodically, the entity makes sales that are insignificant in value to demonstrate liquidity. ये तो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन किया था। देखिए, स्ट्रेस के सिनारियो में अगर आप बेच देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो वाला ही रहने वाला है। सो यहाँ पे स्ट्रेस के सिनारियो के अंदर आप जो इसको बेच रहे हो, इस चीज का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो इसके सोल्यूशन में यहाँ पे जब आप इसको रीड करोगे तो आपको एक डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए ये पर्टिकुलर सोल्यूशन को ड्राफ्टिंग जो है वो आप सही कर लीजिए, राइट। इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो आप सही कर लीजिए। यहाँ पे एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, एक मिस्टेक है यहाँ पे। मिस्टेक ये है कि अगर आप इसको रीड करेंगे, कहता है कि देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटीज बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, द एनालिसिस वुड नॉट चेंज। ये एनालिसिस चेंज नहीं होगा यदि इफ ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर स्ट्रेस के सिनारियो the entity had sales that were significant in value in order to meet its liquidity needs। अगर आप लिक्विडिटी नीड्स को मीट करने के लिए स्ट्रेस के सिनारियो के अंदर उसको सेल कर रहे हो तो उस चीज से आपके बिजनेस मॉडल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो अग्रीड, मान लिया, ये तो बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है। फिर बाद में कह रहा है रिकरिंग सेल्स एक्टिविटी that is insignificant in value which is not inconsistent with holding financial assets to collect contractual cash flows। मतलब आपका कोई रिकरिंग सेल्स एक्टिविटी है जो बार बार में ऐसा सेल्स वगैरह हो रहा है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। ये क्या है आपका? इनसिग्निफिकेंट। दैट मीन्स उसकी वैल्यू इतनी मटीरियल नहीं है कि आपके बिजनेस मॉडल को चेंज करवा दे। तो दैट वैल्यू इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, राइट। तो यहां पे भी ठीक है सर, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपके बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं करेगा। लेकिन हाउएवर नहीं, इन कॉन्ट्रास्ट जो है ना, इन कॉन्ट्रास्ट, ये दो बात लिखने के बाद में इन कॉन्ट्रास्ट आप यहां पे लिखें, ठीक है ना। और ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, यहां पे ये वाला जो पूरा पैराग्राफ ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, इसे आप ये समझ लो कि ये आपका यहां पे है। इसे कैसे करते हैं यहां पे मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये जो थर्ड पॉइंट आप यहां पे जो देख रहे हो, ये थर्ड वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये इन पॉइंट की लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां पे जो पहले प्रोविजन लिखा हुआ है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये कह रहा है इफ द एंटिटी इज रिक्वायर्ड बाय इट्स रेगुलेटर टू रूटीनली सेल द फाइनेंशियल एसेट्स to demonstrate that the assets are liquid and the value of the assets sold is significant, so the entity's business model is not to hold financial assets to collect contractual cash flow। लिखा बिल्कुल सही है, प्लेस थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि यहां पे इसने ऐसे कह दिया है कि the analysis would not change, बट यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि उसका रेगुलेटर, एंटिटी का रेगुलेटर ये चाहता है कि एंटिटी रूटीनली अपने फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करता रहे इन ऑर्डर टू प्रूव द लिक्विडिटी, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एसेट्स आर लिक्विड, तो ऐसी कंडीशन में ये स्टैंडर्ड जो है वो कह रहा है कि भैया ऐसी कंडीशन में आपका जो बिजनेस मॉडल जो होगा वो होल्ड टू फाइनेंशियल एसेट्स वाला नहीं होगा, जिसमें कि आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। तो यहां पे आपका बिजनेस मॉडल जो है वो सेल वाला हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज में आपका जो बिजनेस मॉडल है वो सेल वाला हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज में आपका बिजनेस मॉडल जो है वो होल्ड वाला ही रहेगा, इसमें भी आपका होल्ड वाला ही रहेगा,
ठीक है। वैसे ही यहां पे नीचे दिया हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट if an entity holds financial assets to meet its everyday liquidity needs and meeting the objective involves frequent sales that are significant in value, the objective of the entity's business model is not to hold the financial assets to collect the contractual cash flow। कहने का मतलब, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो आप स्ट्रेस के सिनारियो है ना, इस चीज को आप रूटीन नहीं बना सकते। आप बार बार में उस चीज को बेच रहे हो, कैश फ्लो ले रहे हो, बार बार में बेच के कैश फ्लो उसका आप क्या करा रहे हो, इन कैश करा रहे हो। तो ऐसी चीज के अंदर इसे ऐसा स्ट्रेस के सिनारियो और वर्स्ट के सिनारियो नहीं कहा जा सकता, फिर तो आपका बिजनेस मॉडल जो है वो सेल करने वाला ही हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आपका बिजनेस मॉडल जो है वो सेल करने वाला है। तो इन कॉन्ट्रास्ट वाली जो ये जो बात है ना, इनको यहां से स्टार्ट करनी चाहिए थी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहां पर जो शब्द इनको यूज लेना चाहिए था वो था सिमिलरली। तो मैं आपको बताता हूं यहां पे एक्चुअल क्या है ना, कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक्स होती है इंटरनेशनल लेवल की, वहां से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कॉपी किया गया है, और मैंने इसको देख भी लिया है, वहां पे ये एज इट इज पढ़ा हुआ है। बट इन लोगों की कुछ कॉपी पेस्ट में एरर हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूं इस चीज को। यहाँ पे अपने को कुछ इशू नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, सिंपली इसको किस प्रकार से रीड करना है इसके सोल्यूशन को, कि ऊपर के ये जो 2 पॉइंट है, ऊपर के जो ये 2 पॉइंट है, इसके अंदर आपका जो एनालिसिस होगा वो होल्ड वाला ही होगा, लेकिन ये जो नीचे के 2 पॉइंट है, इसके अंदर जो आपका एनालिसिस होगा वो सेल वाला हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने ये 4 सिनारियो बता दिए हैं, चारों सिनारियो के अंदर ये होल्ड और सेल का जो बिजनेस मॉडल लगने वाला है वो आपको पता रहना चाहिए, राइट। सो ड्राफ्टिंग एरर थोड़ी सी हो गई है यहाँ पे, तो ड्राफ्टिंग एरर को आप सब लोग प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिएगा अपने मॉड्यूल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना सेशन ऑन बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग, जहां पे हमने बिजनेस मॉडल को समझा। सो एक्सक्लूसिवली हमने इस पर्टिकुलर सेशन में बिजनेस मॉडल पे फोकस किया है कि बिजनेस मॉडल क्या है, होल्ड टू कलेक्ट दी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है, सेल है, राइट, या फिर होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एज वेल एज सेल, दोनों वाला है ना। तो अब अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेस्ट है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को पिकअप करेंगे, ठीक है। सो टिल देन आप सब लोग इस पर्टिकुलर चीज का रिवीजन करिए, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।